गाइज आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो वेरिएबल्स आखिर में है क्या? वेरिएबल एक नाम है उस मेमोरी लोकेशन का जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग में या किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग में हमें डेटा को स्टोर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और उस डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हमें एक मेमोरी लोकेशन का नाम असाइन करना पड़ता है। जो हम नाम असाइन करते हैं उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पर्टिकुलर जो भी डेटा हम लोग स्टोर करने वाले हैं, तो अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के डेटा होते हैं। ठीक है। और अलग अलग टाइप्स के डेटा में भी अलग अलग साइजेस होती हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें हम लोग इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप यानी कि होल नंबर हो गया। ठीक है। एक टाइप हो गया। होल नंबर में भी अलग अलग साइजेस होती हैं। जैसे 5 एक साइज हो गया, 100 उससे बड़ा साइज हो गया। ठीक है। 5 और जो 100 है दोनों ही इंटीजर टाइप के अंदर में आते हैं, लेकिन 5 छोटा है और 100 का साइज बड़ा है। ठीक है। तो अलग अलग साइज हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा टाइप लें तो फ्लोटिंग टाइप हो सकता है, जिसके अंदर हम लोग डेसिमल पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे 7.3 हो गया, जो कि छोटा है एज कम्पेयर टू किसके, 100.5 से। फॉर एग्जाम्पल 100.5 जो है वो बड़ा है किससे, 7.3 से। तो अलग अलग साइजेस हो गए, अलग अलग टाइप्स हो गए। तो डेटा टाइप्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की कैपेसिटी क्या होगी एंड उसके अंदर किस तरह का डेटा स्टोर होगा, ये दो चीज़ें जो हैं हम डेटा टाइप्स की हेल्प से हम लोग डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आई होप कि आप वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, थियोरेटिकली एटलीस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आइए, हम लोग प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। हम सिंपली एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल का यूज करके हम कुछ प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती इंट की। तो हम क्या लिखेंगे, पहले डेटा टाइप मेंशन करेंगे। जैसे कि हमने बोला था, पहले हम इंट लिखेंगे। इंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इंट लिखने के बाद हम सिंपली लिखेंगे कोई भी वेरिएबल का नाम। जैसे हम इंट नम कर दिया है, ठीक है। अब इंट नम इक्वल्स हम इसमें लिख देते हैं, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एक्चुअल में। इंट नम इक्वल्स फॉर एग्जांपल 2, और हम इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर से टर्मिनेट कर देंगे इस लाइन को, यानी कि फिनिश हो गया। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एफ अंडरस्कोर डी। अंडरस्कोर डी क्या है, हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब इसको हम आगे और समझेंगे अच्छे से। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अंडरस्कोर डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कॉमा एंड नम। इसको हमने कर दिया। हम कंट्रोल एस करेंगे और इसको हम रन कर देंगे। तो रन करते ही हम देख सकते हैं कि हमारा जो नम था उसके अंदर हमने 2 स्टोर किया था और फिर उसको हमने प्रिंट किया था। तो ये हमारा 2 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है फाइनली। नाउ अब हमें क्या करना है, हम फ्लोट को भी चेक करके देखेंगे इसी तरीके से। नाउ और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम इनिशियलाइज ही करें, यानी कि जहाँ पे हमने इंट नम लिखा है उसी के बाद हम इक्वल्स देके जो भी हमारा वैल्यू है उसको हम लिख दें यहाँ पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, फ्लोट फॉर एग्जांपल num1। और एक बात, यहाँ पे चूंकि हमने num यूज कर लिया है ना, तो हम यहाँ पे फिर से num को यूज नहीं कर सकते, ये इनवैलिड माना जाएगा। एक वेरिएबल नाम को हम एक ही डेटा टाइप के साथ सिंगल टाइम ही यूज कर सकते हैं। दो बार दो अलग अलग डेटा टाइप्स में या एक ही सिंगल डेटा टाइप के साथ भी हम दो बार इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन सिर्फ एक ही बार होगी। नाउ इसीलिए फ्लोट num1 एंड देन यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देते हैं और फिर num1 इक्वल्स फॉर एग्जांपल 3.7 सेमीकोलन। नाउ ये भी वैलिड माना जाएगा, कैसे, क्योंकि जरूरी नहीं है जैसे मैंने बोला कि एक ही लाइन में हम लिख दें। हमने पहले इसको क्या किया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन। ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूसेज। ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जब डिक्लेरेशन, ये देखो यहां से यहां तक क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। जब डिक्लेरेशन और यूसेज एक ही साथ एक ही लाइन में आ जाए तब उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन, अगेन मैं बोल रहा हूं अच्छे से सुनिएगा, डिक्लेरेशन यहां से इंट नम क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन एंड देन यूसेज, नम इक्वल्स टू, टू के अंदर हमने जो मतलब जो वैल्यू है उसको ऐड किया तो उसका यूसेज हुआ। पहले तो हमने क्या किया, इंट नम करके इसको डिक्लेयर किया कि अच्छा नम नाम का हमारे पास एक वेरिएबल है और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है। इंट डेटा टाइप से क्या हम जाहिर कर रहे हैं
कि वो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी होगी, क्या साइज होगी उस डेटा टाइप की, उस वेरिएबल की, और उसके अंदर किस तरह का डेटा स्टोर होगा। तो ये हम किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं, इंट से, फ्लोट से। इससे हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर इंटीजर टाइप होगा, मतलब इंटीजर टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर होगा, और इसके अंदर की कैपेसिटी, इसके अंदर की साइज कितनी हो, कितना हम इंटीजर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ये किससे जाहिर हो रहा है, इंट से जाहिर हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्लोट एन num1 हमने बोला है तो ये डिक्लेरेशन है। ठीक वैसे ही इतना पार्ट, इस पूरे लाइन का इतना पार्ट, ये जो इंट num है, इतना पार्ट ये डिक्लेरेशन है। अगेन num इक्वल्स टू, इसका क्या है, यूसेज है। जिस तरीके से num1 इक्वल्स 3.7 यूसेज है, उसी तरीके से इस लाइन का यहां से यहां तक का पार्ट यूसेज है। तो जब यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड देन यूसेज एक साथ मिल जाता है, एक ही लाइन में हम लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इसको एक ही साथ लिखें और इनिशियलाइजेशन ही करें, हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ तक हो गया ये डिक्लेरेशन, और ये हो गया हमारा यूसेज, तो दोनों को अलग अलग भी लिखा जा सकता है। अच्छा, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी हम फ्लोट को भी प्रिंट करके देख लेते हैं। printf percent modulus f ampersand f actually, then it's num1। तो यहाँ पे हम परसेंटाइल डी यूज करते हैं, किसके लिए, इंट के लिए। इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटाइल डी। अभी के लिए इतना ही समझिए, परसेंटाइल डी है। और फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है, परसेंटाइल एफ। ठीक है, इसको भी हम रन करते हैं, पहले कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, देन इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में प्रिंट किया है 2, एंड सेकंड लाइन में हमने प्रिंट किया है 3.7, लेकिन यहाँ पे क्या प्रिंट आया है, 23.7। हालांकि बाद की जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको 23.7 ही बोलेंगे। तो खैर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23.7 यहाँ पे प्रिंट हुआ है ये, लेकिन हमने तो 2 एंड 3.7 प्रिंट किया था, तो ये 23.7 क्यों प्रिंट हुआ, ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसने 2 एंड 3.7 ही प्रिंट किया एक्चुअल में। ये रहा ये फर्स्ट 2 एंड देन 3.7, ये एक्चुअली नेक्स्ट लाइन में ना प्रिंट होकर उसके जस्ट बाद ही प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि 3.7 2 के साथ सटा हुआ ना आए, बल्कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एस्केप सीक्वेंस का यूज। कौन से एस्केप सीक्वेंस का यूज, उसका नाम है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो हम न्यू लाइन कैरेक्टर को यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, बैकवर्ड स्लैश एन, कंट्रोल एस करेंगे, एंड देन फिर से इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो एज यू कैन सी कि 2 अलग लाइन में प्रिंट हुआ है और 3.7 अलग लाइन में प्रिंट हुआ है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। नाउ न्यू लाइन कैरेक्टर करता क्या है बेसिकली, ठीक है, ये हम पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे ये आपको स्क्रीन दिख रही है, इसी को फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए आप कंसोल स्क्रीन मान लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 2 प्रिंट किया फर्स्ट लाइन में, एंड देन हम चाहते हैं कि 3.7 हम प्रिंट करें। ठीक है, लेकिन जब हमने ये न्यू लाइन कैरेक्टर प्लेस नहीं किया था, नहीं दिया था न्यू लाइन कैरेक्टर, तो तब क्या हो रहा था, यहाँ पे 2 के बाद आप देख रहे होगे कि एक ब्लिंक कर रहा है, जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, व्हाइट कलर का लाइन जो है वर्टिकल लाइन वो ब्लिंक कर रहा है। तो 2 के बाद एकदम सटा हुआ ये वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रहा है। अगर हम 2 प्रिंट करते हैं उसके बाद 3.7 फिर से प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, ये कर्सर यहीं पे रहता है। तो उसके बाद अगर हम 3.7 इस तरीके से लिखें और जितने भी जीरोस है, फॉर एग्जांपल 4 जीरो है तो 4 जीरो हमने दे दिया, तो ऐसे करके अगर हम लिखते हैं तो ये देखने में क्या लगता है 23.7, लेकिन एक्चुअल में क्या प्रिंट हुआ है 2 एंड देन 3.7। सटा हुआ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कर्सर ऐसे ब्लिंक कर रहा था और जहां से ब्लिंक कर रहा था वहीं से हमने 3.7 को प्रिंट कर दिया है। तो ये एक मिस्टेक है एक्चुअल में। ठीक है, इसको हमने सही कैसे कर दिया, हमने न्यू लाइन कैरेक्टर दिया। अब न्यू लाइन कैरेक्टर से होता क्या है बेसिकली, इसको हम कट कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 2 प्रिंट किया, यहाँ पे देखो %d जो है, अच्छा 2 यहाँ पे प्रिंट कैसे हुआ ये भी आप समझ लो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ से हम न्यू लाइन कैरेक्टर को हटा देते हैं। यहाँ पे कैसे ये 2 प्रिंट हुआ, नम की वैल्यू हमने रखी 2, अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। ठीक है, नम की वैल्यू हमने क्या रखी 2। यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट एफ जो डबल कोट्स है उसके अंदर हमने लिखा %d एंड देन हमने लिखा नम। अब इससे क्या होता है, नम के अंदर की वैल्यू जो कि है 2 वो रिप्लेस हो जाती है %d से। ठीक है, %t क्या है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किस डेटा टाइप के लिए है, इंट डेटा टाइप के लिए। इंट डेटा टाइप के लिए हम लोग यूज करते हैं %d और फ्लोट के लिए हम लोग यूज करते हैं %f।
ठीक है, और भी तरह के डेटा टाइप्स होते हैं और भी तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी होते हैं, जिनको कि हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे, देखेंगे, सब करेंगे, प्रैक्टिकल यूज भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इंट के लिए है %d, फ्लोट के लिए है %f। दोनों का काम सेम होता है कि इंट डेटा टाइप के अंदर में जो भी वेरिएबल है उसके अंदर की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देना किसका काम है, %d का काम है। वही सेम फ्लोट के लिए कौन करता है, %f करता है। num1 की वैल्यू क्या है, 3.7 है, ठीक है, 3.7 है, 3.7 रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पे %f से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि %d जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, %d तो प्रिंट नहीं होगी, %d रिप्लेस हो जाएगी num के अंदर की वैल्यू से जो कि है 2। तो यहाँ पे हमने 2 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब क्या होगा, अब हम नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं printf एंड देन %f। अब %f रिप्लेस हो जाएगा num1 की वैल्यू से, यानी कि 3.7 से। तो यहाँ पे चूंकि कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो इसी के बाद यहाँ पे ये 3.7 डायरेक्टली प्रिंट कर देगा और हमें लगेगा कि यहाँ पे 23.7 प्रिंट हुआ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में हो तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देंगे। अब न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करने से क्या होता है, जैसे ही ये %d रिप्लेस होगा 2 से, नम की वैल्यू यहाँ पे देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ 2 है, नम की वैल्यू है 2। अब 2 से जैसे ये रिप्लेस होगा %d और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। उसके बाद 2 को प्रिंट करने के बाद हमने न्यू लाइन कैरेक्टर दिया है। ये न्यू लाइन कैरेक्टर करता क्या, बेसिकली जहां पे भी ये जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा होगा, किसी भी लाइन में, वो ऊपर हो, नीचे हो, किसी भी लाइन में हो, बीच के किसी लाइन में हो, कहीं भी हो, वो क्या करेगा, इस कर्सर को ब्लिंक करते हुए कर्सर को नीचे लाइन में लेके आ जाएगा। जैसे कि हम एंटर प्रेस करके अपने कीबोर्ड में एंटर प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन में कर्सर को लेके आ जाते हैं, नेक्स्ट लाइन में टाइपिंग करने के लिए। ठीक वैसे ये न्यू लाइन कैरेक्टर एंटर बटन का हमारे लिए काम करता है। वो क्या करता है कि कर्सर को ब्लिंक करते हुए कर्सर को नीचे के लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाता है। अब चूंकि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ गया न्यू लाइन कैरेक्टर की वजह से, अब जो भी हम प्रिंट करें वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा बेसिकली। तो यहाँ पे हमने फिर क्या लिखा, printf, यहाँ पे हमने लिखा printf %f एंड देन num1 की वैल्यू है 3.7। तो %f यहाँ पे किससे रिप्लेस हो गई, 3.7 से। तो यहाँ पे 3.7 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे और एक टॉपिक में आएंगे जो कि है यहाँ पे जीरोस क्यों आ रहा है। हमने तो सिर्फ यहाँ पे 3.7 दिया था, भले ही जीरोस की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन फिर भी आपके मन में तो सवाल आया कि वैल्यू नहीं भी हो फिर भी तो हमने जीरो तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्यों जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे गिन लेते हैं कि एक्चुअल में कितने जीरोस हैं। यहाँ पे है 1 0 2 3 4 5, एक्चुअल में 4 नहीं, एक्चुअल में 5 जीरोस है। ठीक है, और ये 7 को मिला करके टोटल 6 प्लेसेस हो गए हैं डेसिमल के बाद। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि डेटा टाइप क्या मेंशन करता है, डेटा टाइप से हम जाहिर करते हैं कि जो भी जो वेरिएबल है उसके अंदर कौन किस तरह का डेटा स्टोर होगा और उसके अंदर उस डेटा टाइप उस वेरिएबल की साइज क्या होगी, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या होगी, कितना वो डेटा स्टोर कर सकता है। तो इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी वो हम चेक करके देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आप जान लो कि जितनी भी इसकी कैपेसिटी हो, डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है 3 के बाद जो डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद ये 6 प्लेसेस तक जो वैल्यू है वो होल्ड कर सकता है। अब फर्स्ट प्लेस जो है वो तो हमने 7 से फिल कर दिया। अब बाकी के प्लेसेस के लिए क्या करेगा, बाकी के प्लेसेस के लिए जीरोस डाल देगा, यानी कि 5 जीरोस इसने बाय डिफॉल्ट डाल दिए। क्यों, क्योंकि बाकी के प्लेसेस हमने खाली छोड़ दिए। अब अगर ये जीरो डाल देता है तो उसकी कोई वैल्यू होगी नहीं, तो ये जीरोस डाल देता है, खाली प्लेसेस को ये भर देता है बेसिकली। क्यों, क्योंकि जो फ्लोट डेटा टाइप है उसके अंदर क्या होता है कि डेसिमल के बाद हम 6 प्लेसेस तक नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जो फ्लोट का थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, बड़ा भाई है, वो क्या है, वो है हमारा डबल। डबल को हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इंट के लिए क्या है, लॉन्ग हम यूज करते हैं। अगर हम इंट में भी एक पर्टिकुलर साइज होती है, उसी साइज तक के हम नंबर को हम प्रिंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर उससे बड़े नंबर को हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे, फिर हम लॉन्ग को यूज करेंगे। फ्लोट भी एक पर्टिकुलर साइज तक ही हमें सपोर्ट करता है, उससे अगर बड़े नंबर को हमें यूज करना तो हम क्या करेंगे, डबल को यूज करेंगे। तो अलग अलग साइजेस होती हैं। फ्लोट में बेसिकली क्या होता है कि हम 6 प्लेसेस तक कर सकते हैं। अब फर्स्ट प्लेस भर गया 7 से, तो बाकी के 5 प्लेसेस को जीरो से इसने फिल कर दिया बाय डिफॉल्ट। अब अगर हम चाहें कि हम जीरोस को हटा दें, हम जीरोस नहीं चाहते, हम सिर्फ 3.7 ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम यहां पे कर देंगे 0.1f। ठीक है, अब 0.1f से हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये पॉइंट है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के बाद सिर्फ एक जो कैरेक्टर है, एक जो स्पेस है, ठीक है, एक जो डिजिट है वही प्रिंट होना चाहिए, और एक डिजिट क्या है, वो 7 है। ठीक है, अगर हम ऐसे कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं एंड देन प्रिंट कर देते हैं, इसको हटाना पड़ेगा एक्चुअली, कंट्रोल एस
एंड देन हम इसको प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीरोस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3.7 है। अगर हम चाहते हैं 3.70 प्रिंट हो, यानी कि 2 प्लेसेस भरे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे एंड देन रन कर देंगे 3.70। तो हम 2, 3, 4, 5 जितने भी चाहे हम नंबर्स डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको नंबर्स नहीं डाल देना है, जितने प्लेसेस वैलिड है फ्लोट के लिए उतने ही आपको नंबर्स डालने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन अगेन आई एम रिपीटिंग, डिक्लेरेशन, यहां से यहां तक डिक्लेरेशन प्लस उसका यूसेज, यानी कि नम इक्वल्स 2 जब एक साथ आ जाए तो उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि एक साथ हम लिखें, अलग अलग भी लिख सकते हैं। अच्छा, और एक चीज आता है स्कैनफ, लेकिन उसको भी हम आने वाली वीडियोस में ही मैं आपको समझाऊंगा, हम उसको आने वाली वीडियोस में समझेंगे। स्कैनफ से बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि num इक्वल्स टू num1 इक्वल्स 3.7 यहीं पे डाल रहे हैं। अगर हम चाहें कि जो यूजर है, जो हमारे सॉफ्टवेयर को, जो हमारे प्रोग्राम को यूज करेगा, वो अपने खुद से जो भी वैल्यू है वो इनपुट करे, तो उसमें स्कैनफ का यूज करते हैं। स्कैनफ से बेसिकली हम कीबोर्ड से इनपुट डलवाते हैं यूजर से। तो इस तरीके से ये सारा कुछ कामकाज करता है। आई होप कि आपको वेरिएबल एंड डेटा टाइप क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप और एक बार देखिए इस वीडियो को। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में ये वीडियो आ जाएगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।